अभी वीक फर्स्ट के अंदर स्टैट्स में तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जो भी अभी तक तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था कि मीन मीडियन मोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो प्राइमरली क्या करते हो, उससे आप एक डेटा के बारे में समराइज कर पाते हो। मीन मीडियन मोड जो होता है, जो तुम कैलकुलेट करते थे, मीन मीडियन देन मोड, इससे क्या होता है, हमारा समरी निकलती है। इससे आप समरी स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब आप इससे एक तरीके से समराइज कर पाते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम समराइजेशन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आप समराइजेशन कर पाते हो कि किसी कोई भी एक डेटा सेट आपको दे रखा है, उसमें आप मीन मीडियन मोड वगैरह जो निकालते हो, उससे क्या होता है आपको समरी स्टैटिस्टिक्स में तो आप समराइज कर पाते हो। और इन सबको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो अगर कोई आपको एक डेटा सेट दे रखा है एंड देन यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा सेट से मतलब हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक फ्लिपकार्ट की डेली सेल्स दे रखी है, या कोई एक शॉपकीपर है उसका डेली का सेल्स का डेटा दे रखा है, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, या हाँ मतलब कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, देन मोड आप कैलकुलेट कर रहे होगे। मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है डेटा सेट में, उसको बोलते हैं मोड। आगे नेक्स्ट वीक में ये सारी चीजें ही पढ़नी है कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड वगैरह ये सब चीजें करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा सेट। इसमें मेन पर्पस क्या होता है आपका, द पर्पस इज टू एनालाइज द डेटा, ठीक है। सेट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वी प्राइमरीली एनालाइज द डेटा सेट, राइट। बट इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक और चीज भी होती है, एक तो आपने मीन मीडियन मोड वगैरह निकाला, तो दीज आर समरी स्टैटिस्टिक्स। इसी तरीके से आप क्या निकालते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, राइट, रेंज। इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिससे आप डिस्पर्जन चेक कर पाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड रेंज, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरली समरी स्टैटिस्टिक्स और डिस्पर्जन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं किसी भी डेटा सेट पे, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, टू एनालाइज द डेटा सेट। बट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा, फर्स्ट एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइजिंग एंड देन इन्फरिंग, इन्फरिंग मतलब कंक्लूडिंग सम रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब जैसे आपको एक डेटा सेट दे रखा है और उसको एनालाइज करके वी ट्राई टू प्रिडिक्ट समथिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं एक तरीके से। आप प्रिडिक्ट करते हो कि भाई ये चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लें कि तुम लोगों का जो एग्जिट पोल होता है, जब भी आपका किसी भी स्टेट के अंदर वोटिंग होती है, राइट। तो वोटिंग के बाद क्या होता है, जब वोटिंग खत्म हो जाती है, देन ऑल दीज चैनल्स गो एंड ट्राई टू आस्क सम ऑफ द वोटर्स, एंड उन लोगों के पास जाके दे आस्क कि भाई तुमने किसको वोट दिया। उसके बेसिस पे क्या होता है, छोटे से डेटा सेट पे, सपोज एक एरिया में 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। वहां पे वोटर्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 1 लाख है। तो उसमें से वो एक बहुत 1% साइज का डेटा ले लेंगे, मतलब करीब करीब 1000 लोगों का सैंपल ले लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा सबसेट ले लेंगे, सबसेट जो हमने पढ़ा था, छोटा सा सबसेट ले लेंगे, और उससे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि प्रिडिक्ट हु विल विन द इलेक्शन, ठीक है। तो उस एरिया में कौन जीतेगा, आप प्रिडिक्ट करते हो ना। तो इसी को बोलते हैं कि एनालाइज करा डेटा को, एक छोटे से डेटा को, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं कि भाई ये चीज होने वाली है। जैसे आपने पिछले एक हफ्ते का वेदर का डेटा लिया और उससे आप फोरकास्ट करते हो, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, वेदर फोरकास्टिंग। तो उसमें भी क्या होता है, प्रिडिक्शंस कर रहे हो। तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट कि तुम्हारे स्कूल के सारे बच्चों के मार्क्स हमारे पास है, या एक क्लास के बच्चों के मार्क्स हमारे पास है, और हम बताएं कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, या क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स कितने हैं, या एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं। तो दैट विल कम अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और इन्फरेंशियल में क्या आएगा कि अगर इस साल स्कूल का रिजल्ट ये है, तो नेक्स्ट ईयर क्या परसेंटेज, नंबर ऑफ कितने परसेंट जो होगा वो क्वालिफाई करेंगे, या कितने परसेंट बच्चों के मार्क्स कितने हैं, राइट। सो वी ट्राई टू प्रिडिक्ट समथिंग दैट कम्स अंडर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी कंपनी है, राइट, सिस्का है जो कि बल्ब मैन्युफैक्चर करती है, ट्यूबलाइट्स मैन्युफैक्चर करती है। तो वो डेली बेसिस पे लेट से उनका प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स का है, दे आर प्रोड्यूसिंग 10,000 ट्यूबलाइट्स, राइट, एलईडी ट्यूबलाइट्स।
तो भाई अब उन्हें चेक करना है कि उनका डिफेक्टिव परसेंटेज क्या है, डिफेक्टिव परसेंटेज कितना है। तो क्या करोगे, क्या वो डेली 10,000 ट्यूबलाइट्स को चेक करने वाले हैं? क्या वो डेली 10,000 ट्यूबलाइट्स को चेक करने वाले हैं? नहीं। दे जस्ट वांट टू चेक कि कितनी डिफेक्टिव परसेंटेज है उसका। तो वो क्या करेंगे, इस ट्यूबलाइट के डेटा में से 100 से 200 या एक छोटा सा सैंपल ले लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सैंपल, जो सबसेट ऑफ डेटा होता है। और उसको देख के बोलेंगे, ऐसी बहुत सारे सैंपल्स ले लेंगे, जैसे आज ले लिया, फिर शाम को ले लिया, फिर कल ले लिया, तो ओवर मतलब 2 वीक्स डेटा कलेक्ट करा एंड चेक करेंगे कि भाई कहीं हमारा डिफेक्टिव परसेंट पहले सपोज 5%, 1% था, ठीक है, कहीं ये 1% से बढ़ के 2 हफ्ते का हमने रैंडमली छोटे छोटे डेटा सेट लिया, तो कहीं ये 1 से 2% तो नहीं हो गया? क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर डिफेक्टिव परसेंटेज ज्यादा हो रहा है तो उसको लॉस होगा, उसके प्रोडक्ट्स वापस आएंगे। सो दे वांट टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज थिंग्स। तब क्या होता है, वो दैट कम्स अंडर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का। नोट करना है, नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन। वही चीज है जो अभी हमने यहाँ सैंपल बोला, सबसेट बोला। ठीक है, सैंपल और सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे पॉपुलेशन इज कि पूरी पॉपुलेशन कितनी है, हे सोमनाथ। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब कि कितने मतलब सारे लोग कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन है 141+ करोड़। ठीक है, सर कुछ 140 छूट करोड़ गया से क्या सर? ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा तो छूट गया। डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है बस, अभी ज्यादा नहीं पढ़ा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बीच में, बट ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब पूरा जितने भी लोग हैं, दैट इज 141 करोड़। बट अगर मुझे एक एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सैंपल लूंगा, है ना। सैंपल कैन बी ऑफ मे बी 1 करोड़ लोगों का, या मे बी सिर्फ 10 लाख लोगों का, राइट। उसका साइज क्या होगा, 10 लाख। तो सैंपल क्या हुआ, सैंपल इज जो डेटा आप पॉपुलेशन में से लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, सैंपल। ठीक है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन वगैरह बनी थी तो टेस्टिंग होती है ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वैक्सीन लॉन्च कर, मतलब मार्केट में लेके आनी है, या कोई भी मेडिसिन लेके आनी है, या कोई भी आपको प्रोडक्ट लाना है। ठीक है, सो वी कांट गो हेड एंड डायरेक्टली टेक अ सैंपल ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब जैसे सपोज उन्हें पूरा ऑल ओवर इंडिया में फोकस करना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट है जो पूरे इंडिया में लॉन्च करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, वो आपका जम्मू में भी होगा, और वो साउथ में भी होगा, केरला में भी होगा, है ना। तो केरला में भी होगा, तो आप कुछ सैंपल जो होगा हर जगह से रैंडमली लेना पड़ेगा। जैसे 100 में 1000 यहाँ से ले लिए, 1000 यहाँ से ले लिए, तो इक्वली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, सपोज आपको ये एक सिटीज के लिए डेटा, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको हमेशा सैंपल रैंडमली और बायस फ्री होना चाहिए। ट्राई टू नोट डाउन दीज थिंग्स। सैंपल क्या होता है, सैंपल शुड बी, सैंपल कैसा होना चाहिए, रैंडमाइज्ड। ठीक है, रैंडमली हमें लेना चाहिए कि जो भी लोग, जैसे एग्जिट पोल का मैंने अभी बात की थी, तो एग्जिट पोल के अंदर हम रैंडमली लोग लेते हैं, है ना। आप हर वार्ड में जाते हो, अगर वहां पे 10 लाख लोग रहते हैं, तो हम रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट जो पोलिंग बूथ्स होते हैं वहां पे जाके कुछ कुछ लोगों का सैंपल लें ना। तभी तो आप इक्वल नहीं वो कर पाओगे। हो सकता है कि किसी एक पोलिंग बूथ पे, वहां पे बहुत पोलिंग बूथ मतलब जहाँ पे वोटिंग स्टेशन होता है, तो अगर वहां पे जाके आप ले लोगे सारे 1000 लोगों का, तो आपका क्या होगा, उस केस में बायस रिजल्ट आएंगे। मतलब एक तरफ झुकाव हो सकता है उस एरिया में किसी एक पॉलिटिशियन का ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई वहां पे वो जीतने वाला है, जबकि रिमेनिंग पोलिंग बूथ पे बिल्कुल अलग हिसाब किताब है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इक्वली सब जगह करो। सपोज आपको 1000 लेना है और 4 एरियाज हैं, तो आप क्या करोगे, 250, 250, 250 एंड 250, 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करो। ठीक है, सो इट शुड बी रैंडमली चूजन, मतलब कोई एक आपको वो नहीं करना, रैंडमाइज वे में होना चाहिए, रैंडमली हमें लोग उठाने होंगे। ठीक है, एंड दूसरी चीज होती है कि इट शुड नॉट बी बायस्ड, शुड बी, इट शुड बी बायस फ्री। बायस फ्री मतलब कि
उसमें कोई भी एक कैटेगरी की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रैंडमनेस, बायस्ट्री का मतलब समझा देते हैं। बायस्ट्री मतलब, कई बार बायस्ट्री नहीं समझ आता, तो बायस्ट्री मतलब कि जब आप रैंडमनेस एंश्योर्स, जब आप रैंडमली डेटा लेते हो तो क्या होता है उससे आपको, बिल्कुल आप रैंडमली ले रहे हो तो इट एंश्योर्स दैट डेटा विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन क्लास, ठीक है। तो मतलब आपको किसी एक कैटेगरी का, किसी एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं बायस फ्री डेटा, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? समझ आया नहीं आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज आपको टी शर्ट प्रिंट करनी है, ठीक है, एंड आई वांट टू सी कि भाई ये जो टी शर्ट है इस पे ये डिजाइन बनाया है मैंने, ये टी शर्ट जो मैं बेच रहा हूँ इस पे, ठीक है, ये जो टी शर्ट मैं बेच रहा हूँ, ये टी शर्ट क्या यंगस्टर्स को पसंद आएगी भी या नहीं आएगी, है ना। एंड दिस टी शर्ट इज फॉर मेंस एज वेल एज वुमेन, ठीक है, सबके लिए है ये। तो और अब मैंने कहा कि मैं ना फ्लिपकार्ट पे एड्स रन करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एड रन कर रहा हूँ। बट मैंने क्या देखा कि यार वहां पे तो ज्यादातर मेजोरिटी जो कस्टमर्स हैं वो 900 मेल आए हैं जिनको एड दिखा, एंड 100 सिर्फ फीमेल्स हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मुझे उनके डेटा के बेसिस पे अगर मैं रिजल्ट निकालता हूँ तो वो क्या होगा, बायस्ड होगा, इट इज गोइंग टू बी बायस्ड टुवर्ड्स, क्योंकि 900 9:1 हो गया ना, मेल टू फीमेल रेशियो, तो बायस किधर हो गया, मेल की तरफ, कि मेल वाले को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। तो इसलिए इट्स वेरी सर इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। हाँ बोलो। सर वो रैंडमनेस एंश्योर्स दैट डाटा विल बी, उसके बाद क्या विल लिखा है? नॉट बी, विल नॉट बी, डेटा विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वन क्लास। नोट करना लास्ट में कर लेगा, करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, बिकॉज एंड यू कैन आस्क मी, रुक जाओ, नोट करो। ओके सर। ठीक है। तो रैंडमनेस में क्या होता है कि आपको रैंडमली चूज करना है, और तो सैंपल हमेशा हमें रैंडमली लेना है, ये चीज ध्यान रखना है, सैंपल शुड बी रैंडमली चूजन, और इट शुड बी बायस फ्री, कि कोई भी एक कैटेगरी को हम ज्यादा वो दे रहे हैं इंपॉर्टेंस तो वो बायस डेटा सेट हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो यू कैन नोट डाउन। Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IIT BS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers बहुत जरूरी है. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have all I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because practice question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे जूनियर्स बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you कि जितना तुम donate कर पाओ, if the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay. I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है? Message करो. I will add you in the group. You can discuss. You can tag me. और अच्छे से पढ़ो. जब भी मैं अवेलेबल हूँगा, I will try to help you out. बस मिलते हैं फिर पैराडॉक्स में. See you guys. All the very best. Keep on preparing. Subscribe to the channel and like the video. ठीक है, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, क्वेश्चन सॉल्व करो एक ये वाला, देखते हैं समझ आया नहीं आया। So this is the question.
इसमें सैंपल एंड पॉपुलेशन बतानी है आपको। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखो। ए बी सी डी, ये सारे ऑप्शन है, ए बी सी डी। सैंपल क्या होता है, छोटा होता है, पॉपुलेशन बड़ा होता है, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हो, तो उस हिसाब से सब लोग। सर डी सर D. कौन सा? D. डी, ओके। व्हाट अबाउट सी? सी में क्या दिक्कत है? सर इसमें पॉपुलेशन बोल रहा है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टेड 10,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द अर्बन एरिया। ऐसा तो नहीं होता है, पॉपुलेशन तो मतलब पूरे भारत का लिया जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन सिर्फ अर्बन एरिया का भी हो सकता था, पर उसमें से वो क्या कह रहा है, पहले कह रहे हैं सैंपल कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन एरियाज। मतलब अर्बन एरिया मतलब एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन एरिया। रूरल मतलब विलेज वाला, अर्बन मतलब सिटी वाला, ठीक है। तो सैंपल में तो कह रहे हैं कि वो बच्चे जो कि सिटी वाले अर्बन एरियाज में से हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन में कह रहे हैं कि 10,000 पीपल फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया में तो हो सकता है 1 लाख लोग रहते हैं, बट वो क्या कह रहे हैं, पॉपुलेशन में 10,000 दे रहे हैं, तो पॉपुलेशन विल बी स्मॉलर देन सैंपल ना, क्योंकि बिल्कुल गलत ये गलत। है ना, क्योंकि पॉपुलेशन शुड बी लार्जर देन सैंपल। तो डी विल बी करेक्ट, तुम लोगों का सही था, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। ठीक है, बढ़िया। और देखते हैं, चेक दिस वन। करो इसे ट्राई। दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है एक्चुअली। या रुको, इस वाले को मत करो, होल्ड ऑन। ओके, ट्राई दिस। ये इन्फरेंशियल है या डिस्क्रिप्टिव होगा, ये समझना है, ठीक है। Facebook is partnering with external researchers. सर इन्फ्लुएंशियल होगा सर, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, देखते हैं। क्यों होगा इन्फ्लुएंशियल, बताओ। सर क्योंकि वो इन्फ्लुएंस ले रहा है सर, फेसबुक पार्टनरिंग विद एक्सटर्नल रिसर्चर्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल मीडिया टू इफेक्ट ऑन वर्किंग नेटवर्किंग साइट्स। इन्फ्लुएंस ले रहा है सर वहां से डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होगा सर। हाँ, तो वो क्या कर रहा है, वो 200,000 से 400,000 यूजर्स का जो डेटा है उसको यूज करके क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है, इसमें मेन लाइन ये है, टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन सोसाइटी। वो चेक करने के लिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या फर्क पड़ रहा है ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो बिटवीन 200,000 टू 400,000 यूजर्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑप्ट इनटू दैट प्रोजेक्ट। तो वही है कि मतलब आप क्या करोगे, उसको यूज करके देगा इधर गोइंग टू मतलब अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो कि भाई लोग क्या बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे जैसे कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरली हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, वैसे इसने करा ना कि 2 लाख से 4 लाख लोगों का सैंपल भी लेते हैं, ठीक है। सो दिस वे इट नीड्स टू बी डन। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो दोनों। दिस इज MSQ, ठीक है। इसमें 2-3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, जो सही लगे मोबाइल बताओ, जो ऑप्शन ठीक लग रहा है।
बी वाला तो चीज सर नोट सही लग रहा है, कौन सा ए बी वाला तो सही लग रहा है। सर बी सर। बी वाला ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डिस्क्राइब करता है जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड वगैरह, और समराइज करता है, तो बिल्कुल ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी और हम्म सर डी हो सकता है सर। ओके, देखो यहाँ पे एक चीज मैंने भी बतानी थी, बट क्वेश्चन पहले आ गया, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है ना, मतलब अगर तुम्हें सपोज मैंने 1000 लोगों का डेटा दे दिया, तो क्या उस पर आप मीन निकाल सकते हो? क्या आप उस पर मीन निकाल सकते हो? जैसे सपोज मुझे पॉपुलेशन पूरा इंडिया का डेटा चाहिए, बट सपोज मेरे पास सिर्फ अभी बैंगलोर का डेटा आया है, तो क्या उस पर मीन मीडियन मोड निकाल सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ डेटा को, एक छोटे से सैंपल को? क्या हो गया? तो आप सैंपल पे, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज प्राइमरली अबाउट समराइज करना, वेरिएंस निकालना, रेंज निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, मीन मीडियन मोड निकालना। तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सैंपल पे भी कर सकते हो और पॉपुलेशन पे तो करते ही हो, है ना। तो सैंपल एंड पॉपुलेशन दोनों पे आप कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि इट कैन बी ओनली इम्प्लीमेंटेड ऑन सैंपल डेटा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन अगेन। अभी देखो ये क्वेश्चन। So descriptive statistics can be performed either on sample or population, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, बट फोर्थ क्या कह रहा है, कैन ओनली बी परफॉर्म। तो ऐसा नहीं होता भाई, हम सैंपल पे भी समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, मीडियन मोड वगैरह, और पॉपुलेशन पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। We must always take into account the possibility of the chance while studying descriptive statistics, not really, मतलब चांस वांस वाला ऐसा कुछ हम नहीं करते। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप सिंपली क्या करते हो, मीन मीडियन मोड, ऐसा कुछ कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम सोचते हैं, ठीक है। तो चांस वाली चीजें वो सब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल नहीं सोचते। जो भी आपको डेटा मिला है सिर्फ उसी के बारे में वी ट्राई टू परफॉर्म द एनालिसिस। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। देखो आप फटाफट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक्स हैं तो होते जाएंगे। पहले समझ लेना, फिर आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन, अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो। हाँ, ट्राई टू इंटरेक्ट, जैसे भी कर रहे हो। अगला टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है, जो कि टेबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। जो कि टेबल के फॉर्म में, उसको आप क्या बोल देते हो एक तरीके से, स्ट्रक्चर्ड है। जैसे एक्सेल शीट होती है आपकी, एमएस एक्सेल वाली, राइट। किसी का इन्वेंट्री डेटा है कि भाई स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक डेटा, तो आप कैसे रखते हो, एक एक्सेल फाइल में ही सेव करके रखते हैं लाइन बाय लाइन। तुम्हारी मार्कशीट्स होती हैं, मार्कशीट्स होती है, उसमें क्या होता है ऐसी कि रोल नंबर, सब्जेक्ट सीरियल नंबर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मार्क्स होते हैं, फिर ग्रेड होता है, ऐसे ही होता है ना। तो क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, तो दीज विल बी स्ट्रक्चर्ड डेटा। पर सिमिलरली अगर बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन कौन सा होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर प्रॉपरली हमें पता नहीं होता। तो जैसे आपकी इमेज फाइल्स होती है, होता है ना, इमेजेस, इमेजेस या आपकी वीडियोस, वीडियोस होती है, राइट। इमेज फाइल, वीडियो फाइल्स। उसके अलावा कोई और एग्जांपल अनस्ट्रक्चर्ड का सोचो, बताओ। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई और एग्जांपल जिसमें प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं होता। फेसबुक पे कमेंट्स लिखते हैं हम लोग जैसे, तो क्या होता है, आपने एक पोस्ट किया यहाँ पे, उस पे किसी ने कमेंट करा, ठीक है, फिर उस एक और ने कमेंट करा, फिर उसके नीचे भी एक और कमेंट हुआ गया, फिर उसके अंदर भी कमेंट आ गया, तो क्या हो जाता है, मल्टी थ्रेड हो जाते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स हो जाते हैं, रेडिट वगैरह पे, फेसबुक पे, ये कुछ कुछ प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से, या लिरिक्स लिख रहे हो आप, या कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हो,
हम जैसे एक वर्ड की फाइल बनाते हैं, तो वर्ड की फाइल में टेक्स्ट लिखते हैं, कोई स्ट्रक्चर होता है प्रॉपरली? नहीं होता ना। आप किसी लाइन में बिल्कुल लास्ट तक लिख रहे हो, किसी लाइन में छोटा लिख रहे हो, किसी में बड़ा कर रहे हो, राइट? तो वी डोंट फॉलो अ स्ट्रक्चर। तो टेक्स्ट फाइल्स वगैरह, सो दीज आर कंसीडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। ठीक है, जो टेबुलर फॉर्म में है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड जो कि टेबुलर फॉर्म में नहीं है उसको आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देते हो, राइट? एक और इसी में पॉइंट बता देता हूँ, फिर यू कैन स्टार्ट नोटिंग डाउन। तो देखो अभी जैसे हमने यहाँ पे बनाया मार्कशीट का डेटा, राइट? हमने टेबल बनाई, तो इसके अंदर सपोज मैंने फर्स्ट लिखा, फर्स्ट मैथ्स 90 मार्क्स ए ग्रेड, ठीक है। सेकंड स्टैट्स 80 मार्क्स बी ग्रेड, इस तरीके से लिखे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जर्वेशन, रोज, केसेस, ठीक है, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जो एक एक रो है, एक एक पूरी रो जो है, ये पूरी रो, इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या है, एक रो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पूरी रो को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, या एक केस बोलते हैं, ठीक है। और जो ये आपका कॉलम है, जैसे सीरियल नंबर है ये वाला पूरा कॉलम, तो जो सीरियल नंबर है और आपका सब्जेक्ट है, ये क्या चेंज हो रहा है ना हर रो में? सीरियल नंबर 1 था, फिर सेकंड पे 2 था, फिर 3 होगा, 4 होगा, ऐसे सब्जेक्ट, कोई मैथ्स है, स्टैट्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, राइट? सो दीज विल चेंज। तो दूसरा होता है आपका वेरिएबल, जो कि ऑलवेज वेरीज, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये जो है कॉलम्स, जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल या एट्रीब्यूट। कौन कौन से हैं यहाँ पे वेरिएबल्स? सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, करेक्ट, उसके बाद मार्क्स, देन ग्रेड। so these will be nothing but variable, right? इस तरीके से अभी रोज का समझ आ गया कि हर रो को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन, केसेस, रिकॉर्ड्स, इसको रिकॉर्ड्स भी बोल दोगे सिंपली, और जो कॉलम्स है उनको आप बोलते हो वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट। नाउ यू कैन नोट डाउन, क्वेश्चंस करेंगे फिर इसके बाद। कोई डाउट है तो पूछ लो अगर नोट करके। सर सीरियल नंबर, मार्क्स और सब्जेक्ट ये सब वेरिएबल होना होगा सर? दीज विल बी वेरिएबल्स। सर एट्रीब्यूट और वेरिएबल एक ही चीज होता है कि मतलब अलग अलग होता हाँ है? हाँ हाँ, सेम ही है। एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स एक ही चीज है, ये सब जो है ये एक ही चीज है, और ये जो ऑब्जर्वेशन, रोज, केसेस, रिकॉर्ड्स, ये सब एक चीज है। नोट हो जाए तो बताना यार, क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं समझ आया नहीं आया। सर हो गया। वाज डन। नहीं सर, अभी लिख रहा हूँ। ओके ओके, कर। हो गया सर। ओके, ये क्वेश्चन देखो अब। सॉरी, बताओ क्या क्या आंसर्स होंगे।
फर्स्ट में बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर्ड डेटा इन अ स्प्रेडशीट. तो ईच ऑब्जर्वेशन मस्ट हैव इट्स ओन रो, ईच वेरिएबल मस्ट हैव इट्स ओन कॉलम, ईच वेरिएबल. पढ़ो इसको, बताओ फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है सही है. पहले में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं. पहला दूसरा सर सही है. ओके. और सी वाला गलत. ये गलत है. हम्म. क्यों गलत है? सेम टाइप वैल्यू लिखा. क्या बोल रहे हैं? फॉर ईच वेरिएबल सेम टाइप ऑफ वैल्यू फॉर ईच केस इज रिकॉर्डेड. मतलब क्या हुआ? मतलब हर वेरिएबल के मतलब सेम टाइप वैल्यू होना चाहिए. बट ऐसे जरूरी नहीं है ना, क्योंकि सपोज आपका एक जो है, सपोज पहले में आपका नेम है, यहाँ पे सॉरी सब्जेक्ट का नाम है, राइट. सपोज ये सब्जेक्ट का नेम है और दूसरा कॉलम जो है वो मार्क्स है, राइट. तो पहले वाले में इसमें तो टेक्स्ट आएगा, सब्जेक्ट का नाम होगा, है कि नहीं है? बट Yes. अगले वाले में क्या होगा? इस वाले में आपका टेक्स्ट होगा, बट यहाँ पे क्या होगा आपका? इसके अंदर क्या होगा हमारा? इसके अंदर मार्क्स होंगे, जैसे 90 मार्क्स हो गए, है ना. तो दोनों का जो है वो कह रहा है फॉर ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए, मतलब सब्जेक्ट नेम और मार्क्स दोनों के लिए क्या होना चाहिए? वैल्यू टाइप शुड बी सेम. तो ऐसा तो नहीं होता, जरूरी नहीं है. बट और अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? तो ये वाला गलत हो जाएगा. और अगला ऑप्शन फॉर ईच केस द सेम टाइप ऑफ वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल इज रिकॉर्डेड. फॉर ईच केस मतलब हर रो के लिए, यस. हर रो के लिए सेम टाइप ऑफ वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल. हर वेरिएबल के लिए हर रो में सेम ही डेटा होना चाहिए, सही. है ना. सोमनाथ समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ गया सर, समझ में आ गया है. ओके. तो जैसे क्या बोल रहे हो कि आपका ये जैसे टेबल हमने बनाई थी, तो सबसे पहला था सीरियल नंबर, फिर सब्जेक्ट, फिर मार्क्स, है ना, फिर आपका ग्रेड. तो वो जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें कह रहा है कि हर रो के लिए, फॉर ईच केस, हर रो के लिए, जैसे फर्स्ट सेकंड, इसके लिए मैथ्स था ये, फिर 90 था, फिर ए ग्रेड था. इसमें इंग्लिश था सब्जेक्ट, इसमें 80 मार्क्स है और बी ग्रेड था. तो हर रो के लिए जो वेरिएबल का टाइप होगा वो सेम होना चाहिए. मतलब इसमें अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये टेक्स्ट में लिखा है तो ये भी टेक्स्ट होना चाहिए, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये टेक्स्ट में लिखा है तो ये भी टेक्स्ट होना चाहिए. ठीक है. सो दिस शुड बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन जो था हमारा. Now the next question is, ये देखो, which of the following are examples of unstructured data? सर वीडियो फाइल और इमेज फाइल सर. आवाज नहीं आ रही सोनत. सर इमेज फाइल और फोन नंबर. Okay, can you repeat? सर वीडियो फाइल, हाँ. इमेज फाइल और फोन नंबर. फोन नंबर स्ट्रक्चर्ड नहीं होता क्या? फोन नंबर हमें पता है हमेशा कि यार 10 डिजिट्स का होगा या 11 डिजिट का होगा, तो स्ट्रक्चर तो पता होता है ना आपको, नहीं? बताओ. सर एक स्ट्रक्चर होता है ना फोन नंबर में कि हाँ भाई 10 डिजिट्स का ही होगा और स्टार्ट इधर से होता है या ऐसे होता है ना. तो स्ट्रक्चर तो होता है. बट वेबसाइट्स पे जाओगे तो आईआईटी मद्रास की वेबसाइट अलग होगी, हमारी वेबसाइट V4AI बिल्कुल अलग दिखेगी. तो वहां पे स्ट्रक्चर नहीं होता. किसी ने फोटोज डाल रखी है बहुत सारी, किसी की फोटो, किसी की यूट्यूब पे जाओगे तो सिर्फ वीडियोज हैं, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड. हर वेबसाइट का एक अलग ही स्ट्रक्चर है ना. तो देयर इज नो सच फिक्स स्ट्रक्चर. बट फोन नंबर में देखोगे तो फोन नंबर में देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मेट जो कि होता है अपना. यस और नो, है ना. यस सर. इसी तरीके से ईमेल एड्रेस में क्या होता है कि पहले टेक्स्ट होगा, फिर @ होगा, फिर उस कंपनी का नाम होगा, डोमेन नेम, फिर .com .in जो भी होगा. तो ईमेल्स भी आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड में ही आएगा. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका? इमेज फाइल, वीडियो ABC. फाइल. हाँ, ABC, इमेज फाइल, वीडियो फाइल एंड वेबसाइट्स, वेब पेजेस वगैरह. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज, तो वेरिएबल वगैरह बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. अब कोई डाउट हो तो भाई
बिना हेजिटेशन के तो पूछ लेना बाद में भी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। पता है कैटेगोरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा? वुड यू लाइक टू ट्राई? कैटेगोरिकल डेटा क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा? नाम से ही काफी कुछ समझ आता है। न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता होगा? न्यूमेरिकल में नंबर होते होंगे। हाँ हाँ, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, नंबर्स हो जाते हैं जैसे तुमने बोला, ठीक है। पर सिर्फ नंबर्स से मतलब क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव मतलब आप एक तरीके से इसको आप मेजर कर सकते हो, है ना। जैसे प्राइस होता है, जैसे वेट होता है, ये हमें 10 kg राइस लेके आना है। प्राइस है कि भाई एक चीज खरीदी है जिसका प्राइस है मे बी 1500 रुपीज, ठीक है। या किसी का आईटीसी का शेयर है, दैट इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 509 रुपीज 55 पैसे, ठीक है। सो अगर ये प्राइस है तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज कंप्लीटली न्यूमेरिक डेटा, है ना। तो इसलिए बोलेंगे जो नंबर्स के टर्म में है जिसमें वैल्यूज यूज हो रही है तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। बट अगर मैं पूछूं जैसे डेज ऑफ वीक है ना, तो डेज ऑफ वीक को आप अगर सपोज मैं बोलूं मंडे रिप्रेजेंट करता है 1, ट्यूसडे रिप्रेजेंट करता है 2, 3, 4, 5, 6, या इवन 1, 2, 3, 4 से लेके 31 तक मैं डेट्स लिखता हूँ। तो क्या ये न्यूमेरिकल डेटा है या नहीं है? और मुझे एनालिसिस करना है कि भाई हर दिन ना सेल कितनी थी। 1 तारीख को सेल थी सपोज, बहुत ज्यादा लोगों की सैलरीज आई थी, तो इस तरीके से हमारी ये 1 तारीख की सेल है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है, इस तरीके से 31 तारीख तक की सेल्स है सपोज। और ये बार ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे बार्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो बताओ क्या ये कैटेगरीज में काउंट करेंगे इसको या न्यूमेरिकल डेटा में करेंगे? जबकि ये तो 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल है। में। नहीं, इस केस में न्यूमेरिकल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या बोला हमने यहाँ पे, क्वांटिटेटिव डेटा, मतलब आप इसमें प्लस माइनस वगैरह ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे प्राइस में मैं कहूँ कि 10 रुपए बढ़ गया प्राइस, है ना, या 10 रुपए घट गया। बट क्या मैं इसमें कह सकता हूँ कि भाई मुझे सपोज मैंने 5 चीजें ली, 5 आइटम्स लिए, उनका प्राइस था 100,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 फिर प्लस 2,000। तो मैं अगर इसकी एवरेज निकाल सकता हूँ ना, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5, 1, 2, 3, 4, 5, एवरेज निकाल सकते हैं ना। प्राइस के केस में आप क्या कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। बट अगर मैं कहूँ कि मतलब क्या मैं 1, 2, 3, 4 जो डेट्स हैं, सिर्फ डेट्स को बोलूँ मैं, सिर्फ डेट्स को, क्या आप डेट्स को ऐड कर सकते हो कि भाई मतलब टोटल कितना हो, 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे कर सकते हो क्या? इसका कोई मतलब होगा? कितना आ गया, 3 + 3 6 10। तो ये 10 से मुझे कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं कि 10 का मतलब क्या है, डेट्स था, पहली तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख, चौथी तारीख, जब मैंने ऐड करा तो 10 आ गया। बट इस 10 से मुझे क्या समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा ना। हम्म इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर एक को अलग कैटेगरी ले रहे हैं कि फर्स्ट को हमने कितना आइटम सेल करा, ठीक है। जैसे ए कैटेगरी हम बोलते हैं ना कि मैकडी में आप गए तो वहां पे बर्गर की सेल थी इतनी, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक आपने लिया तो उसकी सेल्स इतनी थी। तो आप हर को अलग अलग कैटेगरी लेते हो ना। सिमिलरली आप फर्स्ट को एक कैटेगरी ले रहे हो, सेकंड को दूसरी कैटेगरी ले रहे हो, थर्ड को तीसरी कैटेगरी ले रहे हो। तो जो डेट्स वगैरह होती है ना, डेट्स या मंथ नंबर की भाई जनवरी में कितनी सेल हुई, फेब में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई, तो दीज आर वेरी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। इसको बोलते हैं कि मतलब प्रॉब्लम के हिसाब से आप लेते हो। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कंसीडर इट एज अ कैटेगोरिकल डेटा, क्योंकि मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 बिल्कुल अलग अलग है। आप अगर मंथ 1 जनवरी फरवरी को आप ऐड कर दोगे 1 + 2 + 3 तो कुछ समझ नहीं आएगा। 1 + 2 + 3 विल बी 6, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो इसलिए वी कैन नॉट परफॉर्म दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑन दिस टाइप ऑफ डेटा। तो इसको हम कैटेगोरिकल में लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बट ये भी है, कुछ जगह, बहुत कम जगह होता है जहां पे आप इसको न्यूमेरिकल में भी कंसीडर कर सकते हो। व्हेन यू गाइस विल स्टार्ट कोडिंग तब ये चीजें क्लियर होंगी। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कंसीडर इट लाइक अ कैटेगोरिकल। अगर वो सेल्स की बात कर रहे हैं, हर दिन कितनी सेल्स हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया और हमें समझ आ गया कि हर एक को हम कैटेगरी की तरह कंसीडर करें, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसको हम कैटेगोरिकल डेटा की तरह लें। तो अभी ये हमने न्यूमेरिकल डेटा का ब्रीफली डिस्कस कर लिया, यू कैन नोट डाउन।
यू वांट टू, फिर हम कैटेगोरिकल को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। करें आगे, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. बोल दिया मेरे यार। कैटेगोरिकल डेटा की अगर बात करते हैं तो एक तो मैंने अभी बताया कि हम अलग अलग कैटेगरीज लेते हैं, है ना, जैसे हमने नंबर्स को लिया अभी। तो आप क्या करते हो, प्राइमरली पर्पस क्या होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, सपोज जेंडर की बात करो तो सपोज एक अम्यूजमेंट पार्क है। अम्यूजमेंट पार्क मतलब जहाँ झूले झूलने जाते हो, तो उस टाइप से किसी पार्क में जा रहे हो आप या अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हो, तो वहां का टिकट सेल देते हैं हम, ठीक है, कि टिकट्स कितने लोगों ने खरीदा। तो सपोज दिस इज मेल जो आए, ठीक है, एंड दिस इज की फीमेल्स कितनी आई, ठीक है, एंड देन ट्रांसजेंडर कितने आए, कि भाई ये ट्रांस वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हो गई, राइट। तो उस टाइप के केसेस में हम क्या बोलते हैं कि यार जैसे जेंडर है, तो जेंडर इज मेल, फीमेल एंड ट्रांस, है ना। तो 3 कैटेगरीज हो गई। तो अब जब आप 3 मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो इन सबको क्या आप लेते हो, कैटेगोरिकल डेटा में ले सकते हो। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जेंडर मैंने बोला, उसी तरीके से इवन नेम को भी आप, जैसे नेम होता है तो सबका नाम अलग अलग है ना, तो दैट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज कैटेगोरिकल डेटा। तो सबसे ऊपर लेवल पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो एक न्यूमेरिकल हो गया, एक कैटेगोरिकल हो गया। जो न्यूमेरिकल में नहीं है दैट विल बी कंसीडर्ड एज कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। जैसे उसको क्या बोलते थे, क्वांटिटेटिव डेटा, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा, क्योंकि इस पे क्या कर सकते हैं हम, क्वालिटी चेक, मतलब क्वालिटेटिव इसलिए बिकॉज इस पे आप यू कैन नॉट कंसीडर इट लाइक अ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे आप मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ले सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं पूछूं, जैसे क्लास लिखा मैंने, तो क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या मतलब ये सपोज ट्रेन का क्लास है कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, क्या इसको मैं कैटेगरी ले सकता हूँ? क्या इसको मैं एज ए कैटेगरी ले सकता हूँ? बताओ, Yes. है ना, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तीनों को अगर देखेंगे कि भाई फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास में 50 लोगों ने ट्रैवल करा, सेकंड क्लास में 100 लोगों ने ट्रैवल करा, और थर्ड क्लास में 200 लोगों ने ट्रैवल करा। आप कर रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज कंसीडर करते हो, तो इस वजह से दिस विल बी कंसीडर्ड लाइक अ कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है। बस ये सिंपल है, मतलब जस्ट ट्राई टू रिलेट इट रादर देन नोटिंग इट डाउन। सोचो इसको कि अच्छा यार ये तो इट रियली मेक सेंस, कुछ भी इसमें वो नहीं है ना। तो बस सोचना कि ये कहाँ पे ले जा रहा है कंटेक्चुअली, तो फिर तुम कर पाओगे, समझ जाओगे। नोट डाउन करो इसको। और जो डेज ऑफ मंथ बताया वो भी कैटेगोरिकल में कंसीडर होगा, उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रीट वर्सेस
कॉन्टिन्यूअस, नोट कर लो फिर आगे करेंगे। सर और वो हम्म। डेज और वीक भी तो कैटेगोरिकल में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो कैटेगोरिकल नहीं आएंगे। ठीक। जैसे आपका महीने में 4 हफ्ते होते हैं ना, तो फर्स्ट वीक में कितनी सेल्स हुई, सेकंड वीक में कितनी हुई, थर्ड वीक में कम हो गई, फोर्थ में बिल्कुल कम हो गई, तो आप क्या करोगे, कैटेगरी कंसीडर करोगे इसको। डन है। सो अभी अगर बात करें डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस ये किसके टाइप्स हैं, ये सब टाइप्स हैं। दीज आर these are sub types of numerical data, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था न्यूमेरिकल उसी के ही सब टाइप्स हैं। तो डिस्क्रीट में क्या होता है भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इज नथिंग बट दैट इज काउंटेबल, ठीक है, मतलब आप काउंट कर सकते हो या कह सकते हो इसको नेचुरल नंबर वाला, ठीक है, इसको बोल सकते हो नेचुरल नंबर जो होता है ना हमारा, कि भाई सपोज एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एन Amazon seller got in a day, एक दिन में उसके पास कितने ऑर्डर्स आए। नंबर ऑफ कार्स इन अ पार्किंग लॉट, मतलब 10 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, ऐसे ही बोलोगे ना इसको, 10 20 30 ऐसे ही बोलोगे, राइट। इसके वजह से सपोज 100 ऑर्डर्स आए, 200 ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स आए एक दिन में, वो चीज है। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ लेंथ ऑफ अ प्लॉट, क्या ये डिस्क्रीट वैल्यू वैल्यू होगी। लेंथ ऑफ योर नोटबुक कहते हैं सिंपल टर्म्स, लेंथ ऑफ योर नोटबुक, तो क्या ये डिस्क्रीट वैल्यू होगी, ये सुनो बताओ, थिंक अबाउट इट। ये तुम्हारी हाइट होगी क्या, हम्म, होगी सर, काउंट तो कर सकते होगी हैं ना। कैसे, तुम्हारी हाइट कितनी है, 5'8". 5'8" है ना, तो 5 पॉइंट कितनी हो गई, 5.75 है ना, ये 5'8" ऐसे करके लिखते हो ना, हम्म, है ना। अगर इसको आप पूरा फुट में निकालोगे, 1 फीट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं, हमारी 5'8" है, तो 4 3 12, तो दिस विल बी 4 2 8 ना, तो 5.66, राइट, 5.66 फीट। तो क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं नहीं ना, तो यही मैं कह रहा था, नहीं। इट शुड बी काउंटेबल। इसी तरीके से लेंथ ऑफ योर नोटबुक हो सकते हो 12 सेंटीमीटर की हो, बट हो सकता है ना 12.5 सेंटीमीटर की हो उसकी लेंथ, है ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यस सर। नेचुरल नंबर, वो काउंट नहीं, मतलब नंबर्स के फॉर्म में नहीं। बट अगर ऑर्डर्स की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूँ 3.5 ऑर्डर आए मेरे पास, यू कांट से, या हमारे पास 10.5 कार्स पार्क्ड हैं, वी डोंट से एनी सच थिंग, राइट। तो इस वजह से दिस विल बी अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ये जो दोनों है डिस्क्रीट वैल्यूज है, बट ये जो होंगी दीज विल कम अंडर न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी नोट करो, फिर न्यूमेरिकल को भी थोड़ा, सॉरी, दिस विल कम अंडर न्यूमेरिकल, तो दोनों ही है, दिस विल कम अंडर कंटिन्यूअस,
हम्म। तो मैथ समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। सर कैलकुलेशन नहीं है सर। क्या नहीं, अभी यार वीक 1 में इतना कुछ नहीं है। वीक 1 इज लाइक थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे। वीक 2 से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस। मैथ्स और सीटी को बढ़िया से करना, टाइम लगाओ अच्छे से। एंड अगर पॉसिबल है तो अपनी रिकॉर्डिंग्स को देखते रहो पिछले बैच की, उससे तुम्हें थोड़ा हेल्प भी मिलेगा, टाइम बच जाएगा। सर ये दूसरी लाइन क्या लिखी है डिस्क्रीट वाले में? नंबर ऑफ नंबर ऑफ कार्स है यार। जस्ट और सर इंग्लिश वही कोर्स से जाके पढ़े? आईटी मद्रास का बोल रहे हो? हम्म, हाँ मतलब देख लेना, एक बार गो थ्रू तो करो यार। आदत बनानी पड़ेगी ना वहां से ही पढ़ने की। यस सर। ऑल्दो सेम ही कंटेंट होगा, एक बार यहाँ समझ लोगे तो फिर उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बट अगर तुम अभी पढ़ोगे नहीं फिर क्वालिफायर के बाद बैंड बच जाएगा। क्योंकि हम्म, उनका स्किल थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का। यहाँ पे पढ़ने के बाद वो आसानी से समझ आने लगेगा। कि अगर कोई पॉइंट मैंने मिस आउट करे तो यू कैन जस्ट लेट मी नो एज वेल कि भैया नहीं मिस कर दिया। ठीक है। नहीं वो इंग्लिश तो आप नहीं पढ़ाएंगे ना सर? जो इंग्लिश है वो नहीं नहीं इंग्लिश इंग्लिश। वाला पूछ रहा था। पढ़ लेना इंग्लिश को, तो पढ़ो वहां से। इंग्लिश ठीक। वैसे हाँ देख लेना अपने हिसाब से जैसे तुम्हारा है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता। बट या पढ़ के जाना अच्छे से। ठीक है सर। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या है भाई? कि कंटिन्यूअस एक तरीके से होता है ना, कि कंटिन्यूटी में है। मतलब सपोज जैसे प्राइस है, अगर स्टॉक्स का अब तुम पढ़ने लगोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में आ गए हो, थोड़ा पैसे से होगे तो उसके बाद अपने आप ही स्टॉक्स का आइडिया लग जाएगा। तो स्टॉक्स का जैसे अगर बोले हैं तो आईटीसी का शेयर अगर आज की डेट में 509 का चल रहा है, ठीक है, तो ये पूरे दिन में कभी 509.50 होगा, फिर कभी थोड़ी देर बाद 509.85 हो जाएगा, फिर 510.10 हो जाएगा, फिर एकदम से 509.85 पे दोबारा आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा है ना। एंड डेसिमल वैल्यूज भी है कि नहीं है ना? तो इसी टाइप के डेटा को बोलते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं। डेसिमल वैल्यूज भी जिसमें होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में। जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी आ गई उसको क्या बोल दोगे आप? कंटिन्यूअस डेटा। जैसे अभी हमने बात करी थी कि लेंथ ऑफ अ रॉड, है ना, इट कैन बी ऑफ मे बी 20 फीट, 21 फीट, 21.5 फीट, कुछ भी हो सकती है। राइट। उसके बाद और क्या क्या लिख सकते हैं? तुम्हारी हाइट, राइट, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट। देन राइट, इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। So this is all about continuous data and numerical, no sorry, discrete data. उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि हाँ बस ये डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। एट टाइम्स पीपल डू मेक मिस्टेक्स, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दे के तुम्हें बताया सारा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, नोट कर लिए वाला? गाइस नोट हो गया? हो गया सर। टाइम सीरीज वर्सेस क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, टाइम सीरीज वर्सेस क्रॉस सेक्शनल डेटा।
तो इसमें क्या होता है टाइम सीरीज वर्सेस क्रॉस सेक्शनल डेटा में कि भाई टाइम सीरीज डेटा इज, देखो सोचो तुम लोग खुद कि मुझे अगर वेदर का डेटा देखना है पिछले एक हफ्ते का, तो सपोज आज है 19 तारीख है ना, पिछले 3 दिन का देखना है सिंपल कर, तो 3 डेज क्या होंगे, आज 19th है, कल 18 थी, 18th का, 17th का एंड 16th का, है ना। ऐसे ही बनाऊंगा चार्ट में, तो मैं कहूंगा यार टेम्परेचर ना इतना था कल, मतलब 16 तारीख को, 17 तारीख को थोड़ा सा बढ़ गया, फिर 18 तारीख को थोड़ा सा कम हो गया, राइट। इस तरीके से ये टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है ना। ऐसे ही आगे 19 का भी बना सकते हैं, 20 का भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो टाइम सीरीज डेटा इसी तरीके से, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आईटीसी का भी शेयर की बात करी, है ना। तो इसका सपोज कॉस्ट चल रहा है, मार्केट खुली 9:15 पे, 9:15 सवेरे मार्केट खुली, ठीक है। ये 10 बजे का प्राइस हो गया 10 AM, फिर ये 11 AM, फिर ये 12 नून, ठीक है, फिर ये 1 PM, फिर 2 PM, 3 PM, ठीक है। और 3:15 पे मार्केट क्लोज हो जाती है, 3:15 पे मार्केट क्लोज हो जाती है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो लेट्स से द प्राइस वाज 500 समथिंग, यहाँ पे प्राइस कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है, सवेरे। फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर ड्रॉप करा, फिर ऊपर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर और ऊपर। तो क्या करा हमने, टाइम के हिसाब से हमने हर 1 घंटे पे, अगर जैसे सपोज ये 9 बजे लेता मैं, हमने क्या करा, हर 1 घंटे पे हमने डेटा प्लॉट कर रहे हैं, राइट। हमने एवरी आवर 60 मिनट्स के गैप पे हमने क्या करा, उसका प्राइस चेक करा। इसी तरीके से हमने क्या करा, हर 24 आवर्स के बाद हमने टेम्परेचर चेक करा कि कितना टेम्परेचर था दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये दिल्ली का टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, और दिस इज डेट। तो हम क्या कर रहे हैं, हर 24 घंटे में हमारे जो सेंसर है वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। तो इसी टाइप के डेटा को क्या बोलते हैं, ये आप हमेशा देखते हो ना, चार्ट्स वगैरह प्लॉटेड होते हैं, पर ये रिस्पेक्ट किस में है, दिस इज टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम डेट के फॉर्म में भी हो सकती है और आवर्स वाले में भी हो सकती है। तो अगर एक चार्ट हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो क्या होगा, उसको क्या बोलते हो आप, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ। इस टाइप के डेटा सेट को आप क्या बोलोगे, टाइम सीरीज डेटा, ठीक है। अब इसमें अगर सिंपल टर्मिनोलॉजीज में लिखना है, तो क्या करते हैं हम, क्या कर रहे हैं, इसमें मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, मेजर्स, इसको क्या बोल देंगे हम, एंटिटी बोल देंगे। एंटिटी मतलब एक चीज को, मेजर्स एन एंटिटी, एक एंटिटी को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर को, करेक्ट। आप क्या कर रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो टेम्परेचर को। उसी को क्या बोलोगे, इस टाइप का अगर एक आपका चार्ट है या डेटा सेट दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, कैसे होगा ये कि भाई सवेरे 9 बजे क्या था प्राइस आईटीसी का, 509 रुपए 10 पैसे था। 10 बजे कितना था, 510 रुपए 5 पैसे 50 पैसे था। 11 बजे कितना था, इतना था। 12 बजे कितना था, 1 बजे कितना था, 2 बजे कितना था, फिर 3 बजे कितना था, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से अगर आपको एक शेयर का या किसी भी चीज का आपको अगर एक स्पेसिफिक इंटरवल के गैप के बाद, ठीक है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के गैप के बाद, स्पेसिफिक इंटरवल के गैप के बाद अगर आपको एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टाइम सीरीज डेटा। एनी डाउट्स इन दिस, कुछ भी जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो यार, नोट डाउन कर लो थोड़ा सा ब्रीफ में, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है उस तरीके से नोट्स बना लो। जैसे बहुत इजी है मतलब, बट इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें गड़बड़ कर देते हो तुम लोग कई बार। अरे आगे,
Yes, sir. ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, हमने अभी टाइम सीरीज पढ़ लिया, तो इसको हमें किससे कंपेयर करना था, क्रॉस सेक्शनल से, है ना। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है भाई, बिल्कुल सेम है, सेम चार्ट हो जाता है एक तरीके से। डिफरेंस क्या आता है इसमें कि आपकी दो मतलब एक से ज्यादा एंटिटी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, इसका पर्पज क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको पता होना चाहिए हम क्यों प्लॉट कर रहे हैं। जैसे आपने किसी हर दिन पे आप वेदर का प्लॉट बना रहे हो, तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई कल क्या वेदर हो सकता है, या पिछले 3 दिन में कैसा था, है ना, किसी भी सिटी में, या प्राइस क्या चल रहा है चार्ट से। बट वहीं पे इफ आई वांट टू कंपेयर टू मतलब मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल लोकेशंस का ग्राफ देखना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दिल्ली का करा, दिल्ली के साथ मैं पैरेलल में किसका कर रहा हूँ, मुंबई का कर रहा हूँ, कि भाई मुंबई का भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, दिल्ली का मैंने सपोज ये वाला प्लॉट करा था हमने इस तरीके से, तो अब मैं मुंबई का करूंगा, तो मुंबई में लेट से टेम्परेचर थोड़ा कम था, तो मुंबई में टेम्परेचर पहले ड्रॉप करा, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ड्रॉप करा, एंड इस तरीके से चल रहा है टेम्परेचर। तो आप क्या कर रहे हो, प्लॉट कर रहे हो। सपोज इसी तरीके से मैं बैंगलोर का भी प्लॉट कर देता हूँ, तो बैंगलोर में सपोज टेम्परेचर ऐसे था, फिर बढ़ा, फिर घट गया, एंड फिर इतना हो गया। तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल एंटिटीज को कंपेयर कर रहे हो एक तरीके से ड्यूरिंग सेम ड्यूरेशन, सेम ड्यूरेशन, ठीक है। सेम टाइम फ्रेम में आप मल्टीपल एंटिटीज को, मल्टीपल जगह के ग्राफ्स को कंपेयर कर रहे हो। उस टाइप के ग्राफ को आप क्या बोलोगे, जब एक से ज्यादा एंटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो या ग्राफ प्लॉट कर रहे हो सेम ड्यूरेशन पे, ये ध्यान रखना, सेम ड्यूरेशन पे, मतलब तीनों का प्लॉट हम 16 से 18 तारीख तक का कर रहे हैं, तो उस केस में उस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल ग्राफ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेटा सेट। उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे अब मेरे को दिया हुआ था आईटीसी का, सपोज एग्जांपल देखो इस वाले को, तो यहाँ पे ये आईटीसी का शेयर का था। सपोज मैं रिलायंस का करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सपोज उसका मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, या लेट्स से इट इज कैनरा बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक का प्राइस सपोज चल रहा है 102 रुपए 10 पैसे, 102 रुपए 50 पैसे हुआ 10 बजे, 11 बजे कितना हो गया, 103 रुपए 50 पैसे, 12 बजे हो गया 104 रुपए 90 पैसे, ठीक है। सो दिस वे इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो क्या हुआ, टाइम फ्रेम तो एग्जैक्टली सेम है ना, 9 बजे से 3 बजे तक का, दोनों ग्राफ्स का, दोनों स्टॉक्स का, बट हम क्या कर रहे हैं, एक ये ले रहे हैं आईटीसी और एक ले रहे हैं कैनरा बैंक, और ऐसी डिफरेंट भी लेंगे। तो हम मल्टीपल जब एंटिटीज को सेम टाइम फ्रेम पे, ये ध्यान रखना, सेम टाइम फ्रेम पे, तब क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल ग्राफ, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डेटा बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन लिखोगे तो इन सिंपल टर्म्स यू कैन से क्रॉस सेक्शनल डेटा इज क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसमें क्या होता है आपका, मोर देन, हमने सबसे पहले क्या बोला कि एक से ज्यादा एंटिटीज, तो मोर देन वन एंटिटी, है ना, एक से ज्यादा एंटिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो। सेकेंड चीज, ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेम टाइम फ्रेम, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेम टाइम फ्रेम, सेम टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे आप, क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है तो कर लो, बाकी एक चीज और बना रहा हूं मैं, उसके बाद नोट करना। तो जैसे टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो मेरे से। कलेक्टेड ओवर टाइम ठीक है, एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न, यहाँ पे क्या होता है, फॉर मल्टीपल एंटिटीज, नोट कर लो।
ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें टाइम सीरीज में कि हम इसको रेगुलर इंटरवल पे क्या वो करते हैं। ठीक है, जो मैंने बोला कि हर जो डेटा पॉइंट है वो एक एक घंटे के गैप पे ले रहे हैं या हर दिन हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें एक ही एंटिटी पे प्राइमरली हम फोकस करते हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, टाइम सीरीज। यूज क्यों करते हैं, एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ट्रेंड्स और पैटर्न्स को हम एनालाइज करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्रॉस सेक्शन में आप सेम टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंटिटीज को कंपेयर करते हैं, जैसे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हमने सेम टाइम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर मल्टीपल एंटिटीज कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको हम टाइम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। नोट डाउन करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। Sham is also there. बस यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। एक टॉपिक रह गया है स्केल्स ऑफ डेटा, तो उसमें उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जब भी स्टैट्स का होगा। तो अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ एक। I'll try to share some grade assignment questions as well. देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते। हम्म, सर कोर्स का तो स्टार्ट होने का कोई नोटिफिकेशन ही नहीं रहा है सर अभी तक। आ जाएगा, डोंट पैनिक यार, एक आध दिन में आ जाएगा। कल परसों में शुरू हो जाएगा भाई, परेशान मत हो, उसके बाद वो दुखी कर देंगे। हर हफ्ते तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। नोट डाउन कर लो, देन मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसमें। हम्म, नोट कर लिया मोविस? यस सर। सर ये रेगुलर टाइम इंटरवल और सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है? मतलब सेम ही चीज है, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप दो एंटिटीज ले लो। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आईटीसी और कैनरा बैंक लिया, राइट, तो दोनों के लिए सेम पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसको हमने 9 बजे से लेके 12 बजे तक चेक करा, बट आईटीसी को 9 से 12 तक चेक करा, 9 बजे से 12 नून तक चेक करा, और इसको हमने 9 बजे से लेके 3 बजे तक लिया। दोनों को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लेना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वही कि एक पूरा ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो पूरा सेम हो, ठीक। और गैप तो होना ही चाहिए वो सेम दोनों चीजों में, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल इज अ टाइप ऑफ टाइम सीरीज डेटा एक्चुअली। टाइम सीरीज में ही एक और सब टाइप हो जाता है क्रॉस सेक्शन। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन अटेम्प्ट करो एंड बताओ मुझे। तो दिस इज द क्वेश्चन। ग्रेड असाइनमेंट का ही है, वीक 1 ग्रेड असाइनमेंट। हम्म, सर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज वेरिएबल, प्राइस इज अ केस। ओके, तो ये पूछ रहा है कि देखो इसमें कौन सा केस है। केस मतलब रो कौन सी है, रोज कौन सी है, ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी रो होती है उसको हम केस भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो क्या राइस, क्या बोल रहे हो, राइस इज अ केस? यस सर। ओके, अच्छा, और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर इज वेरिएबल। अच्छा, हाँ वो ठीक है।
No, sir. Rice is a not a case, sir. Manure is a case, sir. शाम तुम भी देखो यार, देखो जो भी ये पूरी रो होती है ना, सेकंड, जो भी ये पूरी रो होगी, दिस विल बी अ रिकॉर्ड, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जो सबसे पहले वाला टर्म है उससे वो बताना चाह रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे सपोज सीरियल नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, तो हम सबसे पहले वाला कहते हैं ना कि ये जो 1 नंबर है वो एक रिकॉर्ड है या केस है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे उसकी जगह लिखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैन्योर, कंपोस्ट, पोटेशियम, है ना। तो ये फर्टिलाइजर के उसने टाइप दे रखे हैं, तो हम इसी से ही सिग्निफाई करेंगे कि पूरी रिकॉर्ड जो है वो इसी से ही हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक इज अ केस, तो इनऑर्गेनिक केस है क्या, इनऑर्गेनिक जो है ये वाला, सो दिस इज जस्ट एन एलिमेंट, दिस इज व्हाट, एन एलिमेंट, ठीक है, ये आपका एलिमेंट होगा, ये आपका एलिमेंट है ना कि केस है। उसके बाद टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, क्या ये वेरिएबल है जो ये बोल रहे हैं, नहीं सर। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, बताओ, ये क्या वेरिएबल नहीं होगा, जो हाँ कॉलम सर। नेम है ना भाई, दिस विल बी अ वेरिएबल भाई सोमनाथ। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर क्या है, वेरिएबल है, फर्टिलाइजर इज अ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर वेरिएबल है। ये जो पिंक वाले से मैं कर रहा हूँ पेन से, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। जो भी कॉलम नेम्स है इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो अभी देख लो, रिपीटेड बोलो बोलो, थिंग्स आर वेरिएबल सर। क्या जो रिपीट होता है वो वेरिएबल है क्या सर? रिपीट होता है मतलब, ये इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और 3 बार है ना, तो नहीं रिपीट होना जरूरी नहीं है ना। अब एरिया ऑफ फील्ड में कहाँ रिपीटिशन हो रहा है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकते हैं यार हर बार। और जैसे मतलब तुम्हारे ऊपर टेबल जो हमने बनाई थी ऐसे करके, तो उसके अंदर सबसे ऊपर कॉलम में क्या लिख रहे थे, मार्क्स लिख रहे थे ना, कि भाई मार्क्स कितने कितने हैं। तो हम बोल रहे थे किसी में 90 आ रहे हैं, किसी में 80 आ रहे हैं, किसी में 60 आ रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि टाइप क्या है वेरिएबल फर्टिलाइजर का, तो वो इनऑर्गेनिक है। अच्छा ये वाली इनऑर्गेनिक है, फिर ये ऑर्गेनिक है, तो दिस विल ऑल्सो बी अ वेरिएबल। जो भी कॉलम है वो सब वेरिएबल्स होते हैं, और जो रोज हैं उनको क्या बोलते हो आप, केसेस। सिंपल टर्म्स में से याद रखो। तो इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक तो एक सिर्फ एलिमेंट है बीच का, तो इट्स नॉट अ केस, बट टाइप ऑफ वेरिएबल इज अ वेरिएबल। तो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, सेकंड वाला ट्रू है, बट तो पूरा ट्रू होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड वाला बताओ, राइस इज अ केस, नो सर, नहीं सर। एलिमेंट। है ना, राइस एक एलिमेंट यस। है, आप केस तो नहीं बोल सकते किसी भी हालत में, है ना। उसके बाद मैन्योर, मैन्योर से क्या यस सर, पता चल रहा केस। है, हाँ क्योंकि देखो यार मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके लिखा होता तो मैं कहता कि थर्ड रो जो है वो पूरा केस है, बट यहाँ पे ये सीरियल नंबर की जगह उसने फर्टिलाइजर का नाम लिखा हुआ है कि मेजरली उसमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, या वो मैन्योर वाला फर्टिलाइजर है या कंपोस्ट वाला फर्टिलाइजर। तो हम क्या बोलेंगे, मैन्योर इज अ केस, तो मैन्योर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन अ वेरिएबल इज अ वेरिएबल। तो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर क्या था, ये वाला, तो क्या वेरिएबल है, यस सर। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ये वाला भी। क्या नाइट्रोजन एक वेरिएबल है, अगला नो ऑप्शन सर। है कि नाइट्रोजन इज अ वेरिएबल, नाइट्रोजन तो केस है पूरा, है ना, यस वो सर। पूरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शुड बी अ केस ना कि वेरिएबल, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज दिस, इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट सिटिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू। क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट को क्या बोलोगे आप, कि वो 10th पास है, 12th पास है, बीटेक है, एमबीए है, और डिस्क्रीट सर। अच्छा डिस्क्रीट इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, सोमनाथ। तो आप बीटेक को न्यूमेरिकल वेट में कैसे लिखोगे, तुम बीएस कर रहे हो डिग्री, तो बीएस एज अ क्वालिफिकेशन हो जाएगी आप लोगों की, है ना, या फाउंडेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, तो फाउंडेशन किसी ने करा हुआ है, तो उसको न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स के टर्म में आप लिखते हो, तो क्या बीएस को नंबर के टर्म में लिख सकते हो तुम, नहीं सर। निशान एंड मोविस, कैटेगोरिकल स्लैश क्वालिटेटिव। ये होगा सर। इट शुड बी कैटेगोरिकल डेटा,
क्योंकि क्या है, किसी का 10th होगा, किसी का 12th करा हुआ है, कोई बच्चा अगर सपोज एक इवेंट में आपके पास, आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा, वहां पे कोई स्टूडेंट आया 10th का, कोई 12th का, कोई बीएस का स्टूडेंट है ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में से आएगा, राइट। तो इस वजह से इट शुड बी अ कैटेगोरिकल डेटा। आप इसको 10th 12th बीएस एमबीए का कोई स्टूडेंट आ गया, तो आप इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू कांट रिप्रेजेंट ना। ठीक है, तो बस इतना सही है। एंड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। दिस इज इसी क्वेश्चन में जस्ट ये करो, ये जो एरिया ऑफ द फील्ड है, ये क्या है? कैटेगोरिकल डेटा है, कंटिन्यूअस है, न्यूमेरिकल है, क्या होगा? न्यूमेरिकल डेटा। ये जस्ट कंसर्न विद दिस, तो न्यूमेरिकल होगा क्योंकि ये नंबर्स के टर्म में है। बट और कौन सा ऑप्शन सही होगा? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? क्योंकि Discrete. न्यूमेरिकल दो टाइप का होता है। नहीं भाई, Discrete. नोट्स में जाके देखो पीछे भी। कंटिन्यूअस डिस्क्रीट होगा सर, क्या कह रहे हो? कंटिन्यूअस होगा सर। कंटिन्यूअस होगा सर, हम्म, पॉइंट लगा सब डेसिमल वाला है। हाँ वही। डिस्क्रीट में क्या होता है, जब आप एक तरीके से ऑन फिंगर्स यू कैन काउंट या नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, 1.5 है, 1.3 है, तो इट शुड बी न्यूमेरिकल एंड कंटिन्यूअस। ठीक है। और चाहिए नहीं। इज दिस अ स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? स्ट्रक्चर्ड डेटा सर। क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर रखा है। लेट मी शेयर वन मोर क्वेश्चन। देखो, क्रॉस सेक्शनल डेटा सर। क्यों? सर ये 2020 क्रॉस डिफरेंट सर, ये टाइप पे डिपेंड करता है सर ये। क्या कह रहे हो? based on- सर इसमें टाइम लिया हुआ है सर। टाइम सीरीज टाइम स्टार्टिंग। टाइम सीरीज में भी होता है। हिशाम, व्हाट डू यू थिंक? देखो इसमें क्या हो रहा है, कह रहा है द डेटा ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर। नेटफ्लिक्स पे कितने सब्सक्राइबर है एट द एंड ऑफ 2020, राइट, अक्रॉस डिफरेंट एशियन कंट्रीज। क्या आ गया इसमें? डिफरेंट एशियन कंट्रीज। तो एशिया में बहुत सारी कंट्रीज है ना। कह रहे हैं ना 2020 में सब्सक्राइबर्स का डेटा है फॉर डिफरेंट एशियन कंट्रीज, मतलब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज का डेटा है, राइट। हेलो। यस सर। यस हाँ, सर। तो क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डेटा हो गया। तो क्रॉस सेक्शन में मैंने क्या बताया था अभी, कि जब मल्टीपल एंटिटीज आ जाती हैं, जैसे आपका आईटीसी, कैनरा बैंक, रिलायंस, जोमैटो, मल्टीपल शेयर्स का जब आपका इन्वॉल्वमेंट आता है, मल्टीपल एंटिटीज आ जाती है एक ही टाइम फ्रेम पे, तो क्या यूज करते हो आप? क्रॉस सेक्शनल क्रॉस डेटा, सेक्शनल। है ना। अगर यहाँ पे वो सिर्फ कहता कि द डेटा ऑफ ओनली ऑफ सर हम इंडिया, क्रॉस सेक्शनल ही बोले थे सर। हाँ बट रीजन भी तो पूछे थे हम। बोले था तो 2020 से लिया था समय सर। तो 2020 से तो टाइम सीरीज में भी हो सकता है। अगर यहीं पे लिखा होता कि द डेटा ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर एट द एंड ऑफ ईयर 2020 फॉर इंडिया, सिर्फ इंडिया, तो क्या करते? तब टाइम देन सीरीज टाइम होता, क्यों? वाला। हाँ, तब सिर्फ टाइम सीरीज होता, क्योंकि सिर्फ वो इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर वहीं पे वो लिख देता डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, मल्टीपल हम स्टेट्स ऑफ समझे नहीं इंडिया, सर। तो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, है ना। यही छोटा सा डिफरेंस है बस इसमें। सर हम ठीक समझे है, नहीं सर ये। नहीं समझे? नहीं सर। देखो, टाइम सीरीज और टाइम सीरीज का ही एक टाइप होता है क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, चलो इसी को बस डिस्कस करके फिर रैप अप करेंगे। इधर देखो,
वो कह रहा है कि द डेटा ऑफ नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर, ठीक है, लेट्स से इन 2020 बोल दिया फॉर एशियन कंट्रीज। क्या नहीं समझ आया सोमनाथ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो फिर मैं स्पेसिफिकली वही टॉपिक वही बात बताऊं। सर आप जब क्रॉस सेक्शनल बता रहे थे तो बोले थे ना कि 2020 ऐसे ये की टाइम पे डिपेंड करेगा, जैसे आज का हाँ टेम्परेचर। हाँ और बोला था मैंने तो। हम यही देख के क्रॉस सेक्शनल बोले थे सर। अच्छा नहीं, बट क्रॉस सेक्शन में क्या लिखा था हमने, देखो पीछे जाके, उसमें लिखा था मोर देन वन एंटिटी, मोर देन वन एंटिटी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, फॉर एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्रीज क्या क्या हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज आ गई अपनी, और भी बहुत सारी कंट्रीज। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या करा, नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर 2020 में भाई इस तरीके से जा रहा था इंडिया के लिए, फिर चाइना के लिए था यहाँ से, मुझे नहीं पता चाइना में है भी नेटफ्लिक्स नहीं है, बट आई एम जस्ट प्लॉटिंग इट, पाकिस्तान में इस तरीके से चला गया। तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हो, है ना, फॉर 2020 की, भाई जैन 2020 से लेके 2020 के एंड तक का देखना है हमें, है कि नहीं है। तो जब भी आप एक से ज्यादा डेटा मतलब एंटिटीज का कंपेयर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शनल लोगे। और जो तुम टाइम वाला पॉइंट बोल रहे हो, टाइम वाला तो सब में होगा ही होगा। तो टाइम सीरीज जो डेटा होता है, टाइम सीरीज डेटा का ही एक सब टाइप होता है क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। टाइम सीरीज में एक तरीके से सिंपल टर्म्स में मैं बोलूं तो सिर्फ एक एंटिटी की बात हो रही होती है, क्रॉस सेक्शन में एक से ज्यादा एंटिटीज की बात हो रही होती है। मोटा मोटा डिफरेंस ये है, ठीक है, मेजर जो डिफरेंस है। अभी क्लियर है सोमनाथ? स्टिल देयर इज एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, क्लियर। Hey guys, hello everyone. It's so good to see all of you till this part of the video. I hope you guys are enjoying it. I am Rahul Saxena from V for AI, that is V for Artificial Intelligence, and a student of this IIT BS degree as well. So I'm also associated with IIT Madras as a student, just like you going to be a student, right? So 100 plus students of mine have been a part of this degree via my paid batch or from YouTube, right? So they have contacted me and they have thanked me for they have messaged me that my this course has helped them a lot. So the videos that I am posting here are the session videos which were captured during the live batch, right? So I hope you are enjoying it. Please do comment below the video so that I can understand whether you are able to understand it or not. Just share your feedback, and you all can support me by sharing the videos with other students as well. Please do subscribe to the channel because subscribers bahut zaruri hai. If you have subscribed, if you can subscribe using other devices as well, that's also very much encouraged. The course fee is actually 1,999, but I have all I have made it completely free because I really want you guys to ace the exam, not just qualify. I am pretty sure that you all are capable to qualify the exam. But from these videos जो कि अब हम पोस्ट कर रहे हैं, इनसे तुम सच में 80% 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हो if you seriously just watch the video, practice questions, because practice question practice करना is the most important thing, right? So that's the purpose कि तुम मेरे सारे जूनियर्स बन पाओ and we'll be able to meet at Paradox और मचाएंगे दबा के, ठीक है? That's the sole purpose. So यार अच्छे से पढ़ो. As a support, what you can do is you can share these videos with other friends who are preparing for IITM. If you feel that my videos are adding some value, I would highly encourage you कि जितना तुम donate कर पाओ. If the videos help you, donate some amount as per your appetite. Whatever feels good to you, you can donate, right? Using this QR code. Okay. I would love to hear from all of you. So just ping me on WhatsApp using this number. ठीक है? Message करो. I will add you in the group. You can discuss. You can tag me. और अच्छे से पढ़ो. जब भी मैं available होऊंगा, I will try to help you out. बस मिलते हैं फिर Paradox में. See you guys. All the very best. Keep on preparing. Subscribe to the channel and like the video.